Good evening, students. My name is Gunjan Sharma. I'm MBBS student at AIMS Nagpur. So, we are doing chapter number 16 of class 12th biology, environmental issues. It is one of the chapter of ecology unit of class 12th, and this is very important, one of the important chapter because पूरा ecology unit ही बहुत important है. So I want to request all the students to please focus on this chapter. Okay. We were done with MCQs of NCERT exemplar of this particular chapter and आज हम शुरू करेंगे very short answer type of questions. आप लेफ्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे NCERT exemplar का जो चैप्टर है वो लगाया है एंड राइट में मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगी जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अगर ये चैप्टर आपके इन क्वेश्चंस अगर आपके बोर्ड्स में आते हैं तो आपको क्या लैंग्वेज लिख के आना है तो उसके लिए आप राइट स्क्रीन पे फोकस करना है लेफ्ट स्क्रीन पे आपका एक्सप्लेनेशन मैं समझाऊंगी ठीक है तो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज एमसीक्यूज हमने कर लिए थे स्टूडेंट्स देयर वर 22 एमसीक्यूज एंड वी आर डन विद इट अब हम वेरी शॉर्ट से चालू करेंगे तो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वेरी शॉर्ट इज आस्किंग तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल is recommended to reduce the pollutants emitted by automobiles. What role does lead play? So question number 1 जो है it's a very good question and this question is asking कि जो हमारे vehicles होते हैं पेट्रोल और डीजल के उनके अंदर लेड होता है ठीक है तो जो लेड होता है उनके अंदर वो हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं राइट तो क्वेश्चन में बोला है कि जो लेड फ्री पेट्रोल और डीजल हम काम में लेते हैं उस लेड फ्री पेट्रोल और डीजल को ज्यादा रिकमेंड किया जाता है काम में लेने के लिए ठीक है तो क्वेश्चन में ये बोला है कि यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल पहले तो आप ये बताना कि क्यों करते हैं एंड देन व्हाट रोल डज लेड प्ले फिर आपको बताना है कि जो लेड होता है लेड क्या होता है एक्चुअली लेड का केमिकल फॉर्मूला होता है पीबी एंड लेड एक हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट ओके lead is one of the element it is a metal it's a mineral ठीक है and this metal creates pollution तो क्वेश्चन में बोला है कि ये क्या करता है उसका रोल बताओ ठीक है और ये वाली स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट दी है ये बस उन्होंने स्टेटमेंट लिख के दी है कि लेड फ्री पेट्रोल को पोल्यूशन को कम करने के लिए काम में लिया जाता है तो आप इस स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द रोल ऑफ द लेड ठीक है तो अभी हम देखेंगे राइट स्क्रीन पे ये देखिए आपके जो कार्स वगैरह होते हैं उनके एग्जॉस्ट से जब फ्यूल इसका बर्न होता है पेट्रोल या डीजल जो भी कार है उसके एग्जॉस्ट से जो भी पोल्यूटेंट एयर बाहर निकलता है ठीक है रोल ऑफ लेड हम बाद में पढ़ेंगे पहले हम देखते हैं कि लेड किस तरह से काम में आता है तो lead was previously used in automobiles to prevent engine knocking, the uneven burning of fuel. Nowadays, lead-free petrol is used to prevent air pollution. तो lead हम यूज में लाना स्टार्ट क्यों किए थे पहले जब हमारे गाड़ी के जो इंजन होते थे ठीक है उनके अंदर जो फ्यूल बर्न होता था जो भी पेट्रोल और डीजल हम डालते थे वो अनइवनली बर्न होता था अनइवन बर्निंग का मतलब ये है कि कहीं पे बहुत ज्यादा बर्निंग हो जाना कहीं पे बहुत कम हो जाना ठीक है और एक घंटे में कभी तो बहुत ज्यादा बर्न हो जाना और दूसरे घंटे में कम होना तो दैट इज नॉट इवन मतलब बराबर यूनिफॉर्म पैटर्न में फ्यूल का बर्निंग नहीं हो रहा है जब हम इस फ्यूल के अंदर लेड को ऐड करते हैं लेड को मैं पीबी लिखूंगी जो इसका केमिकल फॉर्मूला है तो ये क्या करता है ना ये इस फ्यूल को इवनली बर्न कराता है मतलब जितना एक घंटे में पहले फ्यूल बर्न हो रहा है वो भी दूसरे घंटे में भी उतना ही फ्यूल बर्न होगा दैट इज कॉल्ड इवन बर्निंग इसलिए लेड को फ्यूल को बचाने के लिए लेड को उसमें मिक्स किया गया था लेकिन अब क्या हो गया है इतना पोल्यूशन लेड क्रिएट करता है इस वजह से अब हम लेड फ्री फ्यूल यूज करते हैं तो आपको यही बताना है कि लेड का क्या रोल है लेड किस तरीके से पोल्यूशन क्रिएट करता है ठीक है तो देखिए लेड अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ पहला पॉइंट बाय गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अब लेड क्या करेगा लेड जैसे ही आपके एयर में चला जाएगा फ्रॉम आपकी गाड़ियों से जब एयर में जाएगा एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे इस लेड को इनहेल करेंगे एयर से फिर ठीक है ये लेड हमारे लंग्स में जाएगा
सबसे पहले तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उसको थोड़ा बहुत डैमेज करेगा, पर उससे ज़्यादा ये क्या हार्म करता है, वहाँ तक तो ये पहुँच जाता है। एल्वेओलाई तक पहुँचने के बाद ये हमारे ब्लड के अंदर जाएगा। जब ये ब्लड के अंदर जाता है, तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हमारे ब्लड की, हीमोग्लोबिन की, ठीक है? उस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ये हिंडर करता है, उसको इम्पेयर करता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन पहले ले पा रहा था, उतना ऑक्सीजन इस लेड की वजह से नहीं ले पाता है। पहला इफेक्ट तो लेड का यही है कि हमारी हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, उसको ये क्या करेगा, कम कर देगा। दूसरा क्या है, अगर मान लो एक प्रेग्नेंट फीमेल है और उसने लेड को इन्हेल किया, तो लेड क्या करेगा, लेड प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो बच्चा है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम करेगा, उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है? बच्चे के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। तो दूसरा इसका जो वो है, नुकसान है, वो ये है कि ये प्रेग्नेंट फीमेल्स को अटैक करता है। एंड तीसरा क्या है, एक आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस, आपकी किडनीज़, किडनीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहाँ पे जाके भी लेड डिपॉज़िट हो जाता है किडनी के अंदर। किडनी, आपका इम्यून सिस्टम और आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सीएनएस, इन सबको ये अफ़ेक्ट करता है। सीवीएस, इम्यून, सीएनएस, किडनी, तो ये हार्मफुल है हम सब ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इसलिए आजकल लेड फ्री गाड़ियाँ चलाई गई हैं, लेड फ्री फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। तो आप ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, लिखे हुए हैं मैंने। पहला पॉइंट वही है कि ह्यूमन हेल्थ को अफ़ेक्ट करेगा बाय गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड। दूसरा, it crosses the placenta and blood-brain barrier causing damage to the fetus. And third, it affect cardiovascular system, immune system and nervous system and kidney functions. ठीक है? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है कि in which year was the Air Prevention and Control of Pollution Act amended to include noise as air pollution? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि किस साल में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, आपको एयर एक्ट पता होना चाहिए, कौन सा एक्ट है ये, एयर का एयर एक्ट, एए, और इसमें एयर एक्ट के ब्रैकेट में अगर आपका आया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये वाले एक्ट की बात की है। और पूछा है कि ये जो एयर एक्ट था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन वाला एक्ट, ये किस साल में एक्शन में आया था, ठीक है? किस साल में ये एक्शन में आया था, टू इंक्लूड नॉइज एज एयर पॉल्यूशन, मतलब किस साल में इसने नॉइज को भी एयर पॉल्यूशन में इंक्लूड कर लिया था, वो वाला आपको साल बताना है, ठीक है? आपको वो नहीं बताना है कि कब किस साल एक्शन में आया था, आपको वो साल बताना है जब इस एक्ट ने नॉइज को एयर पॉल्यूशन में इंक्लूड किया था। ये आ तो पहले गया था, लेकिन इसने नॉइज को इंक्लूड बाद में किया था, ठीक है? तो आपको बताना है कि इसने कब किया था। तो देखिए 1981 में स्टूडेंट्स ये लॉ जो था ये इनैक्ट हुआ था इंडिया के अंदर, और 1987 के अंदर इसने नॉइज़ को इंक्लूड किया था, 1987, ठीक है? 1981 में ये आया था, 1987 में इसने नॉइज़ को इंक्लूड किया था। तो आप यही लिखेंगे, इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981, लेकिन ईयर 1987 में इसने नॉइज़ को इंक्लूड किया था। अब थोड़ा-सा इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो वेरी शॉर्ट में इट्स नॉट नीडेड कि आप इस एक्ट के बारे में लिख के आएँ, बट मेबी इस एक्ट पे आपको एमसीक्यू आ जाए, ठीक है, नीट में, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये एक्ट क्या बोलता है। तो व्हाट दिस सेज कि द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट और द एयर एक्ट इन शॉर्ट वाज़ अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसने बनाया था ये लॉ, ये कानून किसने बनाया था? ये बनाया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ये आपको याद रखना है, पीओआई, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड इस एक्ट का क्या फंक्शन था, ये एक्ट क्या करता है? ये लॉ कहता है, इसने प्रिवेंट किया एंड कंट्रोल किया हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है? ये फर्स्ट कंक्रीट स्टेप था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो इंडिया में बढ़ रहा था तेजी से, उसको कम करने के लिए जो पहला एक्ट गवर्नमेंट ने लिया, वो ये था। इंडिया इटसेल्फ हैड इश्यूज रिगार्डिंग एयर पॉल्यूशन ड्यू टू वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? इंडिया के पास बहुत सारे इश्यूज थे एयर पॉल्यूशन के, किस वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा था? इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हो रहे थे इम्प्रॉपर, बर्निंग हो रही थी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये लॉ लाया गया था, और ये लॉ बोलता है कि एयर पॉल्यूशन को हमें कम करना है। तो जितने भी एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए हम काम कर सकते हैं, वो इस लॉ के थ्रू हुए थे, ठीक है?
जैसे कि लेड फ्री फ्यूल का स्टार्ट कर देना, और जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, उन इंडस्ट्रीज़ को एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने के लिए बोलना, अदरवाइज़ उन पे चार्जेस लगाना, उन इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देना। ये जो इम्प्रॉपर एंड इल्लीगल स्टबल बर्निंग होती है फॉरेस्ट की, उन सबको बैन करना, तो ये सब लॉज़ के अंडर आता है, ठीक है? ये प्रॉपर कानून सेट किया गया था 1981 में, ओके? आई होप आपको अब इस लॉ के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी, सो दैट यू कैन ईज़िली सॉल्व द क्वेश्चंस इफ कम्स रिगार्डिंग एयर एक्ट 1981। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, नेम द सिटी इन योर आवर कंट्री वेयर द एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन सीएनजी। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आपको देख के ही समझ आ गया होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में सॉल्व किया था जिसमें सिटी का नाम पूछा था। तो कौन-सी है वो सिटी? द सिटी इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, COI, कैपिटल ऑफ इंडिया व्हिच इज़ दिल्ली। दिल्ली के अंदर 2002 में गवर्नमेंट जो थी, 2002 में कांग्रेस ही थी, ठीक है? तो 2002 में दिल्ली में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उन सबको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया था टू डिक्रीज़ एयर पॉल्यूशन, ओके, दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन डन। तो सबसे पहले तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड सीएनजी का जो कॉस्ट है वो आपके पेट्रोल और डीजल से कम होता है। न्यू दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहाँ पे सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे चलता है, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है जो नई दिल्ली में वो कम हो गई है, क्योंकि सब सीएनजी पे चलता है। ठीक है? तो आप अगर दिल्ली गए होंगे तो आपने देखा होगा, या फिर आप फ्यूचर में जाएँगे तो आप देखना, आप दिल्ली की जो बसेज़ हैं उनमें ट्रैवल करना, दिल्ली के जितने भी टैक्सीज़ हैं, बसेज़ हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जितनी भी बसेज़ चलती हैं दिल्ली में वो सीएनजी बसेज़ होती हैं, ठीक है? दिल्ली गवर्नमेंट की सीएनजी बसेज़ होती हैं वो, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो फ़ोटो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है सीएनजी बस का। तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि it is a common practice to undertake test desilting of the overhead water tanks. It is a common practice to undertake desilting of the overhead water tanks. What is the possible source of silt that gets deposited in the water tanks? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू अंडरटेक डीसिल्टिंग ऑफ द ओवरहेड वाटर टैंक्स, ठीक है? इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस कि हम जितने भी वाटर टैंक्स होते हैं, किन वाटर टैंक्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स ये? देखिए, ये वाटर टैंक्स कैसे भी हो सकते हैं, ये वाटर टैंक्स डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, पर मेनली आई थिंक यहाँ पे जो बात हो रही है वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में जो हम वाटर टैंक्स को यूज़ करते हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है? बाकी ये वाटर टैंक्स वो वाटर टैंक्स भी हो सकते हैं जो आप घरों के ऊपर टंकी रखते हैं ना, जिसको हम वाटर टैंक बोलते हैं, जिसमें आप पानी को स्टोर करते हैं, उन वाटर टैंक की भी बात ये कर रहे हैं। तो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू अंडरटेक डीसिल्टिंग ऑफ द ओवरहेड वाटर टैंक्स। व्हाट इज़ द पॉसिबल सोर्स ऑफ सिल्ट दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन द वाटर टैंक? डीसिल्टिंग का मतलब है कि हमारे वाटर टैंक्स के बॉटम में एक परत जम जाती है जिसका नाम होता है सिल्ट, ठीक है? जो आपकी गंदगी की परत होती है। इस सिल्ट की परत को हटाने के प्रोसीजर को बोलते हैं डीसिल्टिंग, एंड क्वेश्चन में बोला है कि ये बहुत कॉमन है इस डीसिल्टिंग को करने का, लेकिन ये जो सिल्ट परत जमती है, ये क्यों जमती है? इसका क्या सोर्स है? ये क्वेश्चन में बोला है। तो एक बार आप ये राइट साइड में एक छोटा-सा डायग्राम है, इस पे फोकस कीजिए। इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि कैसे वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जब भी कोई सीवेज से पानी आता है या फिर किसी रिवर से पानी यहाँ तक पहुँचता है, तो वो स्टार्टिंग में इन वाटर टैंक्स के थ्रू पहुँचता है। जो स्टार्टिंग का वाटर टैंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? इन वाटर टैंक्स के थ्रू यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे। तो ये वाला जो वाटर टैंक है इसको हम बोलेंगे ओवरहेड वाटर टैंक, एंड जो भी गंदगी होएगी वो बॉटम में जाके ना सेट हो जाएगी यहाँ पे। बॉटम में जाके गंदगी सारी सेट हो जाएगी, ठीक है? तो बॉटम में जाके गंदगी इसलिए सेट होती है क्योंकि जो भी पार्टिकल होते हैं इसके अंदर जो गंदगी करते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है। जब उनका वेट ज़्यादा होगा, जिसका वेट ज़्यादा ज़्यादा होगा वो एकदम नीचे आ जाएगा, ठीक है? ये टैंक है, इसके अंदर हमने पानी फिल कर दिया, पानी के अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है? जैसे मिट्टी है, सैंड है, पत्थर है, उन सब का वेट ज़्यादा है तो वो नीचे जाके सेट हो जाएँगे, और ऊपर-ऊपर लो वेट वाला पानी बचेगा जो हम दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देंगे। तो इतनी बार जब यहाँ से हम प्यूरिफाई करेंगे, इस टैंक में डालेंगे, तो नीचे एक परत बन जाएगी गंदगी की ड्यू टू द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स,
ठीक है? इसलिए डीसिल्टिंग नेसेसरी होती है क्योंकि ओवर अ टाइम ये गंदगी यहाँ पे जमने लग जाती है। कितना भी आप इसको पानी के साथ रिमूव करो, ये रिमूव नहीं होता है। ठीक है? और ये क्यों होता है? ये जो भी आपके वाटर टैंक्स के अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे आपका मिट्टी हो गया, क्ले हो गया, उस वज़ह से ये होता है सिल्टिंग, सिल्ट बन जाता है। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जैसे सैंड एंड क्ले सिल्टेशन करते हैं वाटर टैंक के अंदर। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आप रीज़न इसका लिख के आओगे, ठीक है? सैंड एंड क्ले जैसी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो करती हैं सिल्टेशन। ओवरहेड वाटर टैंक्स के अंदर वाटर कलेक्ट होता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ओवरहेड वाटर टैंक्स देखो बड़े-बड़े वाटर टैंक्स इस डायग्राम इस इमेज में आप देख सकते हो। देखो ये बड़े-बड़े वाटर टैंक्स हैं। इनमें आप देख रहे हो कि ब्राउन ब्राउन कलर का पानी आ रहा है, व्हिच इज़ बहुत ही गंदा पानी आता है। ये पानी कहाँ से आता है? इनके सोर्स क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है द इन ओवरहेड वाटर टैंक्स द वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज जैसे रिवर, लेक्स वगैरह से पानी आता है। तो यहाँ पे देखो पानी रिवर, लेक्स वगैरह से आएगा। आफ्टर प्यूरिफिकेशन इन प्लांट्स, ठीक है? प्यूरिफिकेशन इन प्लांट्स के बाद यहाँ पे पानी पहुँचता है। इवन आफ्टर प्यूरिफिकेशन दिस वाटर विल स्टिल हैव सम इम्प्योरिटीज़। प्यूरिफिकेशन के बाद भी इन पानी के पास अभी भी थोड़ी बहुत गंदगी रहती है। मैंने जैसे कि बताया ये गंदगी को आप रिमूव नहीं कर पाते हो, थोड़ा बहुत गंदगी रह ही जाता है और वो गंदगी यहाँ पे आके सिल्टेशन करता है। जो आपका सैंड, क्ले ये सब होता है ना, ये सब पानी के अंदर रहता है। आप कितना भी साफ कर लो तो आपके घर के ऊपर भी जो टंकी होएगी, आप ऊपर जाओ छत पे और एक बार देखो उस टंकी को, उसके भी बॉटम पे आपको सैंड, क्ले का पूरा ना परत दिखाई देगा। तो वो सब आके जम जाता है, ठीक है? ओवरहेड वाटर टैंक्स के अंदर इसलिए मतलब कि रूटीनली हमें अपने वाटर टैंक्स को क्लीन करना चाहिए, डीसिल्टेशन करना चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ सेइंग व्हाट इज़ कल्चरल यूट्रोफिकेशन? इस क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये एक्सप्लेन करो। एक बार आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ठीक है? तो ये देखो सन है, ये सन की रेज़ आ रही है यहाँ पे। ये आपकी कोई लेक आप मान सकते हैं या फिर रिवर मान सकते हैं। अब क्या हो रहा है मैं थोड़ा-सा आपको समझा देती हूँ। आपके एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सब प्रेज़ेंट है न्यूट्रिएंट, ठीक है? अब ये क्या है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो है वो इस पानी के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। जब नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस जैसे न्यूट्रिएंट पानी में ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन नाम के जो सी ग्रासेस होती हैं, ठीक है? सेज ग्रास हम बोलते हैं। प्लांट्स होते हैं, पानी एक्वेटिक प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स बट ये अच्छे प्लांट्स नहीं होते हैं, ये वीड की तरह होते हैं, ये उग जाते हैं। ये जो लाल-लाल आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये लाल-लाल फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये एल्गल ब्लूम है। ठीक है? ये एल्गल ब्लूम भी तभी जमता है जब आपके प्लांट में इम्प्योरिटी ज़्यादा हो जाती है आपके पानी के अंदर और आपके पानी के अंदर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गी वगैरह सब यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब भी सनलाइट आएगी और जो भी आपका एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ये प्लांट्स यहाँ पे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स इन सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो ये कुछ ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करेंगे। ये देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ होगा इन प्लांट्स के द्वारा, उस ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स के पास ज़्यादा नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन को ये जो अनवांटेड फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे जो उग गए हैं, ये जो एल्गल ब्लूम अनवांटेड यहाँ पे उग गई है, ये कंज़्यूम करना चालू कर देंगे, ठीक है? तो ये जो ऑक्सीजन आपके प्लांट कंटीन्यूअसली फोटोसिंथेसिस से रिलीज़ कर रहे हैं, ये बाकी के एक्वेटिक एनिमल्स के पास ज़्यादा पहुँचेगा नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जब आपके पानी के अंदर बढ़ जाते हैं, तो आपका अनवांटेड फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी ये सब भी बढ़ जाता है। जो आपके ऑक्सीजन जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है आपके पानी के अंदर, उसको कम कर देता है, क्योंकि ये सब उस ऑक्सीजन को कंज़्यूम करने लग जाते हैं। तो ये जब डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर कम हो जाता है, तो पानी में मौजूद जो जीव-जंतु हैं, जो उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन सबको वो ऑक्सीजन कम मिलता है। ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का अगर डेफिनिशन मैं आपको बताऊँ, तो आप डेफिनिशन इसका ऐसा लिख के आएँगे कि अ, पूरा डेफिनिशन इसका ऐसा रहेगा
पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड होम्स। पॉल्यूटेंट क्या हो सकते हैं? या तो होम का जो भी आपका गंदा पानी जब अब जो आपके घर से निकल रहा है वो, और जो भी आपकी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है उनका जो भी गंदगी है, वो सब आपके एजिंग प्रोसेस कर देता है पानी का। इसको हम एजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये सब पानी के अंदर जाके मिल जाता है और इसको फिर पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको वो कम कर देता है। दैट इज कॉल्ड कल्चरल यूट्रोफिकेशन। कल्चरल यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब एक ह्यूमन वाटर पॉल्यूशन स्पीड्स अप बाय इंट्रोड्यूसिंग सीवेज, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, ये कब स्पीड अप होता है कल्चरल यूट्रोफिकेशन? जब आप सीवेज का पानी, डिटर्जेंट का पानी, फर्टिलाइजर का पानी आपके रिवर या लेक में मिला देते हैं, तब ये स्पीड अप एक्सेलरेट हो जाता है ये प्रोसेस। क्योंकि आपका फर्टिलाइजर वगैरह आपके पानी का न्यूट्रिएंट बढ़ा देगा। जब पानी का न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा तो ये फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी का ग्रोथ भी बढ़ जाएगा एंड वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे यूट्रोफिकेशन ज्यादा स्पीड में होगा। ये जो फॉर्म है यूट्रोफिकेशन का, इसका एक इम्पैक्ट है फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज पे। कैसे इम्पैक्ट है? देखिए, इम्पैक्ट यही है कि अगर यूट्रोफिकेशन होगा तो आपके पानी के अंदर जो भी एनिमल्स रह रहे हैं, पानी के अंदर आपकी फिशेस रह रही है ना? इन फिशेस वगैरह के पास ना ऑक्सीजन नहीं होगा। जब इनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ये सब मर जाएंगी। तो आपकी जो फिशरी है, फिशरी, आप फिशेस जो खाते हैं, ठीक है? कुछ लोगों का फिशेस से गुज़ारा चलता है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है? कुछ लोगों का ये काम ही है फिश बेचना, ठीक है? तो वो सब खत्म हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स को ही नुकसान होने वाला है, तो इस तरह से और भी तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा। दिस इज़ वन एग्ज़ाम्पल दैट यू कैन गिव ऑफ यूट्रोफिकेशन। कल्चरल यूट्रोफिकेशन अफेक्ट करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को। शो साइंस ऑफ एक्सट्रीम लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन बॉटम वाटर्स, ठीक है? तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? बिल्कुल ही लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाता है। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाता है आपके बॉटम वाटर्स में एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपोक्सिया। जब पानी में आपका ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। ये आप याद रखना, हाइपोक्सिया किसको बोलते हैं। ऐसे आप पूरा यूट्रोफिकेशन एक्सप्लेन करना और ये डायग्राम, आप ये डायग्राम बना के आ सकते हैं। दिस इज वेरी नाइस डायग्राम, इसलिए मैंने इस डायग्राम को इधर लगाया है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप प्लीज ये डायग्राम बना के आइए, ठीक है? तो दिस डायग्राम विल हेल्प यू ओनली। अब आते हैं हम व्हाट इज़ ये यूट्रोफिकेशन तो हो गया है। यूट्रोफिकेशन एक छोटा-सा डेफिनिशन 2 लाइन में आप ये भी लिख सकते हैं दैट इट इज़ द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर लीडिंग टू एल्गल ब्लूम्स एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है? जब व पानी के अंदर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट आ जाते हैं तो एल्गी ब्लूम भी आ जाता है जिससे कि इम्बैलेंस हो जाता है। ये जो एल्गी ब्लूम है ये सनलाइट को भी ब्लॉक कर देता है, ये पानी का ऑक्सीजन भी ले लेता है। तो अंदर जो भी आपके फिशेज़ हैं उन सब के पास ना तो ऑक्सीजन पहुँचता है, ना ही सनलाइट पहुँचता है, ठीक है? और पानी के अंदर न्यूट्रिएंट कहाँ से आ रहे हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये वेस्ट एंड फर्टिलाइज़र, रन ऑफ एंड लीचिंग से आ रहे हैं, ठीक है? इसलिए इरिगेशन का जो पानी होता है उसको हमें डायरेक्ट वाटर बॉडी के अंदर नहीं डालना चाहिए, उसको हमें फ़िल्टर करके डालना चाहिए, ट्रीट करके डालना चाहिए। दिस इज द रीजन जो होता है इरिगेशन का पानी ना डालने का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिस्ट एनी टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर ऑन ह्यूमन हेल्थ। दिस इज तो वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर बोला है कि जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पर्टिकुलेट मैटर हमारे एयर के अंदर जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं उनको बोला है। एयर के अंदर जो माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर के अंदर, या तो वो मेटल के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है? वो आपके डस्ट भी हो सकते हैं, पर मेनली मेटल एंड मिनरल्स के मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, इसके 2 एडवर्स इफेक्ट्स आपको बताने हैं। किसके ऊपर बताने हैं 2 एडवर्स इफेक्ट्स? इसके 2 एडवर्स इफेक्ट्स आपको बताने हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ठीक है? ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके 2 एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं दैट यू हैव टू टेल। तो देखिए, ये जो छोटे-छोटे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, अगर इससे एक्सपोज़र हुआ तो ये आपके लंग्स और आपके हार्ट दोनों को ये अफ़ेक्ट करता है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ ने लिंक किया है पार्टिकल पॉल्यूशन एक्सपोज़र को वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग प्रीमैच्योर डेथ इन पीपल विद हार्ट और लंग डिजीज़, नोन फैटल हार्ट रेट, हार्ट अटैक, इरेगुलर हार्ट बीट,
एग्रेवेटेड अस्थमा। अब ये मैं आपको सब एडवर्स इफेक्ट्स बता रही हूँ जो आप ह्यूमन हेल्थ के ऊपर लिख के आओगे। तो सबसे पहले तो लिख के आना प्रीमेच्योर डेथ इन पीपल विद हार्ट और लंग डिजीज। मान लीजिए कुछ लोगों को ऑलरेडी हार्ट और लंग का प्रॉब्लम है, ठीक है? और एक ऐसी जगह पे वो चले गए जैसे कि हमारे फिलहाल इंडिया के अंदर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं कुछ, आपका मुंबई है, दिल्ली है, ये पॉल्यूटेड सिटीज में आते हैं ये सब, ठीक है? बैंगलोर ये सब। तो वहाँ का जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है दिल्ली वगैरह में। तो अगर कुछ लोगों को ऑलरेडी हार्ट और लंग का बीमारी है और वो कंटिन्यूअसली उस जगह पे हैं जहाँ पे एयर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन और पार्टिकुलेट मैटर है, तो उनका नॉर्मल से पहले डेथ हो सकता है। तो प्रीमैच्योर डेथ इन दोज़ पीपल ये आप लिखोगे। दूसरा आप लिखोगे नॉन फैटल हार्ट अटैक्स, ठीक है? नॉन फैटल हार्ट अटैक्स भी आते हैं पार्टिकुलेट मैटर की वजह से, जो आपके एयर के अंदर होता है। तीसरा है इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है? हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है। 3 तो आप लिखोगे आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। फिर आप लिखोगे अग्रवेटेड अस्थमा। अस्थमा भी इसलिए होता है कि आपके जो एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके लंग्स में चले जाते हैं स्टूडेंट्स, और जब ये लंग्स में चले जाते हैं तो ये वहाँ पे जाके लंग्स को डैमेज कर देते हैं। जब ये लंग्स को डैमेज करेंगे तो अस्थमा होने का चांस है, ठीक है? और इम्यून सिस्टम को ये रिड्यूस करते हैं। मेनली अस्थमा तो आपके इम्यून सिस्टम को कम होने से होता है। अस्थमा इज़ अ एलर्जी ओनली, तो आपके इम्यून सिस्टम को ये अफ़ेक्ट कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम का पॉइंट आप लिख सकते हो। लंग का फंक्शन जैसा कि मैंने बताई वो लंग को डैमेज कर देते हैं। तो लंग का फंक्शन ये डिक्रीज़ करेंगे, 5th पॉइंट ये है। एंड लास्ट पॉइंट है इंक्रीज़ रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स जैसे इरिटेशन ऑफ द एयरवेज़, कफिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ठीक है? रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स को ये ज़्यादा एलिसिट करेंगे, जैसे कि इंक्रीज़ रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स में आ जाएँगे इरिटेशन ऑफ द एयरवेज़। अब ये पार्टिकुलेट मैटर इस रास्ते से जाएँगे एयरवे से, तो इस एयरवे को ये इरिटेट करेंगे, ठीक है? कफिंग हो सकती है, ब्रीथिंग साँस लेने में दिक्कत हो सकती है, खाँसी हो सकती है। तो ये इतने सारे मैंने एडवर्स इफेक्ट्स बताए हैं, तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स आप लिख के आओगे। मेनली हार्ट एंड लंग डिजीज़ है और ज़्यादातर बच्चों में और ओल्ड लोगों में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर पॉलीब्लेंड? पॉलीब्लेंड के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज़ करते हैं? तो पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉलीब्लेंड है ये है क्या? ठीक है? पॉलीब्लेंड को समझाने के लिए एक बार ये राइट साइड में जो मैंने छोटा-सा डायग्राम लगाया है इसको देख लीजिए। ये डायग्राम आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पे पानी की बॉटलें पड़ी हैं जो छोटी-छोटी, पतली-पतली पानी की या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं वो हैं। तो ये जो मटेरियल होता है जो इन पानी की बॉटलों को बनाने में यूज़ में आता है, वो पॉलीब्लेंड मटेरियल होता है, ठीक है? ये मटेरियल को जो हम छोटा-छोटा काट देते हैं, ठीक है? उसको रिसाइकिल करते हैं, तो वो मटेरियल जो है वो ऐसा दिखता है। ये जो इधर डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है? तो पॉलीब्लेंड क्या है? पॉलीब्लेंड एक तरह का पॉलीमर है, ठीक है? जो रिसाइकिल होने के बाद बनता है, ये एक तरह का पॉलीमर है। प्लास्टिक तो नहीं बोलेंगे, इट्स अ वन टाइप ऑफ पॉलीमर, पॉलीब्लेंड। तो इसमें बोला है कि रॉ मटेरियल क्या है पॉलीब्लेंड को बनाने के लिए, ठीक है? तो पहली बात तो आप पॉलीब्लेंड को एक्सप्लेन करना। पॉलीब्लेंड इज़ अ पाउडर मेड अप ऑफ मॉडिफाइड एंड रिसाइक्ल्ड पॉलीमर्स ऑफ प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक है ना, इनको जब हम रिसाइकिल कर देंगे, ठीक है? इनको रिसाइकिल करके ये ऐसे छोटे-छोटे हो जाएँगे। अब इनको रिसाइकिल करने के बाद जो आपका पाउडर क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं पॉलीब्लेंड। अब ये जो पॉलीब्लेंड है, इसको मैं बताऊँ तो इसको रोड बनाने में भी यूज़ में आता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी, वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पर पहले ये देख लीजिए कि ये कैसे बनता है। तो पॉलीब्लेंड एक पाउडर है जो कैसे बनेगा? मॉडिफाइड एंड रिसाइक्ल्ड पॉलीमर्स ऑफ प्लास्टिक से बनेगा। इसको मिक्स करते हैं बिटुमेन के साथ, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। फिर रॉ मटेरियल में आप लिख के आओगे कि इसका रॉ मटेरियल होता है एनी वेस्ट प्लास्टिक पॉलीमर जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स, प्रोपाइलीन, प्लास्टिक बॉटल्स एंड एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट। तो 3 चीज़ आप क्या होगे? पहला लिख देना आप जो भी पॉलीथीन्स आपकी होती हैं वो, दूसरा लिख देना आपकी प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है? पॉली पॉलीथाइलीन प्लास्टिक बैग्स लिख देना, फिर पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक बॉटल्स लिख देना एंड तीसरा लिखना प्लास्टिक फिल्म वेस्ट। प्लास्टिक फिल्म वेस्ट ये ऐसा प्लास्टिक फिल्म वेस्ट, यहाँ पे बॉटल्स और आपके पॉलीथीन्स हैं, तो इन सब से मिलके ये पॉलीब्लेंड का मटेरियल बनता है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 एकदम क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ब्लेंड्स ऑफ पॉलीब्लेंड एंड बिटुमेन। अब देखो मैंने बताया था कि पॉलीब्लेंड को बिटुमेन नाम के एक मटेरियल में मिक्स किया जाता है। तो ब्लेंड्स ऑफ पॉलीब्लेंड एंड बिटुमेन व्हेन यूज्ड हेल्प टू इंक्रीज रोड लाइफ बाय फैक्टर ऑफ 3। व्हाट इज द रीजन?
तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जब हम पॉलीब्लेंड के मटेरियल को बिट्यूमिन में मिक्स कर देंगे और उसको जब हम रोड बनाने के लिए काम में लेंगे, तो रोड का जो लाइफ होगा, रोड लाइफ का मतलब है रोड ज़्यादा टाइम तक चलेगा, है ना? टूटेगा नहीं जल्दी। तो रोड का जो लाइफ होगा वो फैक्टर 3 इंटू 3 मतलब कि 3 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? पॉलीब्लेंड को जब हम बिट्यूमिन से मिक्स करेंगे। तो इसका रीज़न पूछा है। सबसे पहले तो आप याद रखो डॉक्टर अहमद खान फ्रॉम बैंगलोर। ये नाम आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही सबसे पहला ये इनोवेटिव मेथड को लोगों के सामने लाया था। डॉक्टर अहमद खान फ्रॉम बैंगलोर ने ये इनोवेटिव मेथड दुनिया के सामने लाया कि प्लास्टिक वेस्ट से भी हम यूज करके रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन्होंने इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट जो आपका क्रिएट होता है हर साल आपकी कंट्री में, उसको कम करने का इतना बेहतरीन सॉल्यूशन बताया कि आपका प्लास्टिक वेस्ट तेजी से कम हो गया। ठीक है? तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आपको ये नाम याद रखना है। देखिए ऐसे रोड बनते हैं, ये जो आपको यहाँ पे मटेरियल दिख रहा है, ये बिटुमेन एंड पॉलीब्लेंड को मिक्स करके बनाया जाता है और बहुत ही लंबे और बहुत ही अच्छी लाइफ के रोड्स बन चुके हैं। तो इट इज़ ऑल ड्यू टू डॉक्टर अहमद खान। अब आते हैं हम पॉलीब्लेंड के रोल पे। तो पॉलीब्लेंड रोड की लाइफ को कैसे बढ़ाता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है, व्हाई? ठीक है? तो ये पॉइंट तो आपको पता ही है कि पॉलीब्लेंड क्या होता है। पॉलीब्लेंड एक फाइन पाउडर होता है जो रिसाइकिल प्लास्टिक से बनता है एंड बिटुमेन के साथ यूज़ करके ये रोड कंस्ट्रक्शन में काम में आता है। अब पॉलीब्लेंड क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट आप लिख के आओगे कि मिक्सिंग ऑफ प्लास्टिक इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन व्हिच इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी ऑफ रोड। अब देखिए ये कैसे क्या करता है, जो पॉलीब्लेंड होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। जब ये बिटुमेन नाम के मटेरियल से मिक्स होगा, बिटुमेन क्या है? बिटुमेन ऑलरेडी वो मटेरियल है जो आपके रोड को बनाने में काम में आता है। जब इस प्लास्टिक को हम बिटुमेन में मिक्स करेंगे तो ओवरऑल जो ये कंपाउंड बनेगा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद उसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका भी हाई रहेगा, ठीक है? अब इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई रहा, तो कितनी भी हीट प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो जाए, कितना भी गर्मी आ जाए, ये जल्दी से रोड मेल्ट नहीं करेगा, रोड खराब नहीं होगा। तो मिक्सिंग ऑफ प्लास्टिक इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन व्हिच इंक्रीजेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ रोड्स। दूसरा क्या है? इट इंक्रीजेस द वाटर रेपेलेंट क्वालिटी ऑफ बिटुमेन। दूसरा क्या है? जो वाटर रेपेलेंट क्वालिटी होती है बिटुमेन की, ये उसको बढ़ाएगा अलोंग विद इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये वाटर रेपेलेंट क्वालिटी और बिटुमेन को भी बढ़ाता है। बिटुमेन को वाटर रेपेलेंट क्वालिटी चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया या रेन हो गया तो रोड खराब होने के चांस है ना। लेकिन अगर रोड वाटर रेपेलेंट होए, वाटर रेपेलेंट मतलब वाटर को वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वाटर को रिपेल अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इससे वाटर रेपेलेंट क्वालिटी अगर बढ़ेगा तो रोड अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, रोड जल्दी जल्दी खराब नहीं होगा, तो रोड का लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। So this prevents percolation of rainwater and ensures retention of proper structure of roads. ठीक है, रेपेलेंट होगा तो पानी अंदर नहीं जाएगा रोड के, और पानी रोड के अंदर जाके उसको खत्म मतलब खराब नहीं करेगा, रोड को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है? तो 2 चीज़ आप लिख के आओगे, पहला तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, दूसरा वाटर रेपेलेंट क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी वाटर रेपेलेंट। इसलिए आप इस दोनों चीज़ को मतलब पॉलीब्लेंड को अगर मिक्स करोगे तो इन 2 चीज़ की वजह से आपकी रोड की लाइफ भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th है, मेंशन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड एज़ विंड ब्रेकर्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 2 एग्जांपल बताओ प्लांट्स के जो काम में आते हैं। मेंशन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स जिसके अंदर प्लांट्स काम में आते हैं एज़ विंड ब्रेकर्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर प्लांट्स काम में आते हैं एज़ विंड ब्रेकर। ठीक है? उसके 2 एग्जांपल आपको बताने हैं। तो आप उन 2 प्लांट्स के एग्जांपल बताओ, बेसिकली ये पूछा है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप बोल सकते हो नीम का प्लांट, बाबुल का प्लांट, इमली का प्लांट और जामुन का प्लांट। इन चारों में से आप किसी भी ट्रीज़ के नाम लिख के आ सकते हो, जो आपके विंड ब्रेकर की तरह काम करता है। किस तरीके से काम करता है विंड ब्रेकर? अब हम समझेंगे विंड ब्रेकर होता क्या है। पहले तो आप ये नाम याद कर लीजिए, नीम, बाबुल, इमली एंड जामुन। अब विंड ब्रेकर क्या होता है? ये जैसे आपकी क्रॉप्स हैं, ठीक है? दिस इज़ द क्रॉप एंड ये आपके बड़े-बड़े ट्रीज़ हैं। तो 3 स्ट्रैटा बैरियर का क्या मतलब है? 3 स्ट्रैटा बैरियर का मतलब है सबसे पहले हम सबसे छोटे प्लांट्स लगाएँगे, उससे थोड़े से बड़े ट्रीज़ उसके बाद लगाएँगे और उससे थोड़े से सबसे बड़े ट्रीज़ हम तीसरे नंबर पे लगाएँगे। जब ये वाला बैरियर हम खड़ा करेंगे, तो जब भी तेज़ हवाएँ आएँगी, तो वो हवाएँ
यहाँ से फ्लो करके ऊपर चली जाएंगी। ये हवाएं आपकी क्रॉप को आगे डैमेज नहीं करेंगी, तो इसको हम बोलते हैं क्या, विंड ब्रेकर्स। ठीक है। और ये जो प्लांट्स आप नीचे देख रहे हैं ना, जो इन विंड ब्रेकर के लिए काम में आ रहे हैं, इन प्लांट्स के अंदर आप इमली, नीम, बबुल, जामुन, इन प्लांट्स को आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बस एग्जाम्पल्स पूछे थे, तो एग्जाम्पल्स आप वो दे देना। क्वेश्चन नंबर 10th है, नेम एन इंडस्ट्री which can cause both air and thermal pollution and as well as eutrophication। क्वेश्चन नंबर 10th बोल रहा है कि एक इंडस्ट्री का नाम बताओ जो दोनों एयर एंड थर्मल पॉल्यूशन दोनों करेगा और यूट्रोफिकेशन भी करेगा। तो सबसे पहला आपका, जब भी ये क्वेश्चन आए, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आता है जनरली, एयर, थर्मल एंड यूट्रोफिकेशन तीनों कौन सा इंडस्ट्री करता है, तो आप लिख के आओगे फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कैन कोज बोथ एयर एंड थर्मल पॉल्यूशन एज वेल एज यूट्रोफिकेशन। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये पीछे देखो एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री मान लीजिए फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है पीछे। ठीक है, फर्टिलाइजर यहाँ पे बनता है। अब फर्टिलाइजर की फैक्ट्री में फर्टिलाइजर बना और कुछ फर्टिलाइजर आपका मतलब कि जो वेस्ट है वो सारा का सारा फैक्ट्री पास की नदी या लेक में सब डायरेक्टली छोड़ रही है उसको, मतलब कि ट्रीट करके उस पानी को नहीं छोड़ रही है। तो ये इसका आउटलेट है फैक्ट्री का ये। और यहाँ से देखो डायरेक्टली सारा का सारा जो गंदगी है, जो आपका फर्टिलाइजर्स है, अब कंपनी को लग रहा है फर्टिलाइजर तो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं फर्टिलाइजर में, क्रॉप को ग्रो करता है, सॉइल को फर्टाइल करता है, तो कंपनी को लग रहा है कि उसको क्यों हम साफ करके डालें वाटर बॉडी में, वो डायरेक्टली उसको वाटर बॉडी में डाल रही है। लेकिन ये क्या कर रहा है ना, ये जो फर्टिलाइजर है ये आपके न्यूट्रिएंट तो बढ़ा रहा है पानी का, लेकिन जैसे ही ये न्यूट्रिएंट आपके पानी का बढ़ाएगा तो पानी के अंदर एल्गी भी आ जाएगी, और पानी के अंदर एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स अगर आ गए तो वो पानी के ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देंगे और आपके जो पानी के अंदर नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ है उसको इम्बैलेंस करेंगे। और साथ में यूट्रोफिकेशन तो ये कर ही रहा है पानी में डाल के, इसके अलावा ये एयर एंड थर्मल पॉल्यूशन भी कर रहा है। आपको यहाँ पे धुआं भी दिख रहा होगा, तो ये सारा का सारा धुआं कहाँ रिलीज हो रहा है, ये सारा का सारा धुआं आपके आसमान में रिलीज हो रहा है। तो ये एयर पॉल्यूशन कर रहा है। और ठीक है, और यहाँ पे ना थर्मल पॉल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि ये बहुत गर्म धुआं है, बहुत हीटेड है ये, आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। ठीक है, तो हीट भी रिलीज हो रही है बहुत एक्सट्रीम। आपका धुआं जो है वो एयर पॉल्यूशन कर रहा है, थर्मल पॉल्यूशन कर रहा है, और यहाँ से यूट्रोफिकेशन हो रहा है। तीनों चीज आपको इस डायग्राम में समझ आ जानी चाहिए। ये दूसरा एग्जाम्पल है एयर पॉल्यूशन का, एयर एंड थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत छोटा सा है, इसमें पूछा है कि व्हाट इज एल्गल ब्लूम। आपको एल्गल ब्लूम को एक्सप्लेन करना है। पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम जो है ये एक लेक है, ठीक है, या नदी है, ये नदी है शायद से, हाँ, पुल के नीचे। और इस नदी के ऊपर देखिए कितना सारा ग्रीन 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 ग्रीन, ये जूम इन करके यहाँ पे दिखा रखा है। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको पानी के ऊपर दिख रहा है ये सब एल्गल ब्लूम है। तो एक गंदा पानी है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कुछ तो गंदगी है जिस वजह से एल्गल ब्लूम यहाँ पे उग गया है। एक्चुअली हम एल्गल ब्लूम बहुत बात तो कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज एल्गी? एल्गी होता क्या है? डू यू नो अबाउट इट? एल्गी जो आपका होता है, एल्गी क्या होता है एल्गी? और फंगस क्या होता है? क्या फंगस और एल्गी सेम है? तो देखिए जो एल्गी है ना वो बहुत सारे, ये एक टर्म है एल्गी, ये जो एल्गी है ये एक टर्म है। और एल्गी के अंदर ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे, हाँ, ये जो एल्गी है इसके अंदर आपका बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। ठीक है, आपके जितने भी सिंगल सेल एंड एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो ऑक्सीजन को यूज करेंगे, ठीक है, वो सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंगल सेल हैं, जो एक्वेटिक हैं, जो फोटोसिंथेटिक है, वो आते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अगर देखें तो उसमें सीवीड, सीवीड एंड स्मॉल सिंगल सेल देखें तो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, सीवीड एंड साइनोबैक्टीरिया ये सब कंसिडर होता है आपके एल्गी में। तो एल्गी बेसिकली एक टर्म है जो फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को दी है। ठीक है, तो उसको हम एल्गी बोलते हैं। एल्गल ब्लूम क्या होता है ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो एल्गल ब्लूम के लिए आप राइट स्क्रीन पे देखिए, द एल्गल ब्लूम और एल्गी ब्लूम इज अ रैपिड इंक्रीज। ब्लूम मतलब अचानक से कोई चीज बढ़ जाना, तो इट्स अ रैपिड इंक्रीज और एग्रीगेशन इन द एल्गी पॉपुलेशन ऑफ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। रैपिड इंक्रीज अचानक से बढ़ जाना, एग्रीगेट हो जाना
in the number of algae population of freshwater or marine water system and is often identified by water discoloration of their pigments. और पता कैसे चलता है कि इस पानी के अंदर एल्गी ब्लूम है? क्योंकि पानी का जो कलर है वो अजीब सा होने लग जाता है, ग्रीन ग्रीन येलो येलो सा कलर जब हो जाता है पानी का, तो समझ आ जाता है कि इसके अंदर एल्गी ब्लूम है। और ये ग्रीन और येलो कलर पानी का क्यों आता है? क्योंकि ये पिगमेंट्स इनके पास होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, इनके पास क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, तो उस पिगमेंट की वजह से ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें आपको ग्रीन कलर ही दिख रहा है। बाकी दूसरे जो लाइन है उसमें वही लिखा है कि एल्गी के अंदर एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेल्युलर में सीवीड होगा, सिंगल सेल में साइनोबैक्टीरिया होगा। तो ये दैट इज द सेम थिंग व्हिच आई हैव एक्सप्लेन यू हियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमैग्निफिकेशन? अब इसमें पूछा है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है वो बताओ। तो बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सर्टेन केमिकल्स का जो एक्यूमुलेशन है दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, to a concentration higher than that occurring in the inorganic और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। तो बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ केमिकल्स जो पॉइजनस होते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो लिविंग बींग्स के अंदर एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं टू अ कॉन्सेंट्रेशन हायर देन दैट अकरिंग इन द इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। और ये किस कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ते हैं? ये हमेशा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जैसे आपका पानी के अंदर, हवा के अंदर जितना वो मटेरियल होगा जो टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है, जो केमिकल है, उससे कई ज्यादा ये प्रेजेंट होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी चीज का बढ़ जाना, एंड बायो मतलब बायोलॉजिकल लिविंग बींग्स के अंदर मैग्नीफाई हो जाना। क्या मैग्नीफाई हो रहा है? टॉक्सिक या फिर सर्टेन केमिकल्स मैग्नीफाई हो रहा है। अब ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। पहले ये प्लांट्स हैं और ये सॉइल है, इसके अंदर सपोज ये जो आपको येलो येलो कलर का दिखा रखा है, ये कोई तो टॉक्सिक वेस्ट है। ये सिर्फ यहाँ पे 2 दिखा रखे हैं। अब ये जो पानी के अंदर प्लांट है, इसको ये जो फिश आपको दिख रही है ये खाएगी, ठीक है? तो फिश के अंदर जब ये टॉक्सिन जाएगा तो ये कई ज़्यादा अमाउंट में फिश के अंदर प्रेज़ेंट होगा जितना ये इधर था। फिश के अंदर 4 है। अब फिश को क्या है ना, ये खाएगा। ये जो बेयर है ये फिश को खाएगा। तो फिश के अंदर 4 था लेकिन यहाँ पे आपको 6 दिख रहा होगा। जैसे-जैसे ये आगे जा रहा है लेवल ऑर्गेनिज्म का, एक से दूसरे लेवल पे जब ट्रॉफिक लेवल पे हम पहुंच रहे हैं, तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल है इसका अमाउंट भी बढ़ते चले जा रहा है। इसी चीज को बायोमैग्निफिकेशन बोल रहा है कि विद ईच ट्रॉफिक लेवल द इंक्रीज इन द टॉक्सिक सब्सटेंस और अनवांटेड केमिकल इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द राइज और इंक्रीज इन द कंटामिनेटेड सब्सटेंस caused by the intoxicated environment. The contaminants might be heavy metals such as mercury, arsenic and pesticides. अब contaminants क्या-क्या हो सकते हैं? Heavy metal हो सकते हैं जैसे mercury, arsenic, pesticide such as polychlorinated biphenyls and DDT. DDT हो सकता है, polychlorinated biphenyls हो सकता है, heavy metal जैसे mercury, arsenic and pesticides हो सकते हैं। तो ये जो substance होते हैं ये organism खा लेते हैं थ्रू द फूड दे कंज्यूम। तो ये जो बियर है ये इस फिश को खाएगा, फिश इस प्लांट को खाएगी। इस तरीके से ये जो टॉक्सिक मटेरियल है ना ये ट्रांसफर करता है, क्योंकि एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा। ये जो डायग्राम आपको इधर मैंने बायोमैग्निफिकेशन का दिखाया है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसमें डीडीटी की बात की गई है। पहले पानी के अंदर इतना सा डीडीटी होता है, पार्ट्स पर मिलियन, एंड जैसे-जैसे ऊपर हम पहुँचते हैं पानी से फिशेस के बाद शार्क, लार्ज फिश एंड देन बर्ड्स। बर्ड्स जो इन फिशेस को खाती हैं, तो वैसे-वैसे ये जो डीडीटी है ये भी बढ़ता चला जाता है। तो डीडीटी का मैग्निफिकेशन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, what are the major kind of impurities in domestic waste water? क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछ रहा है कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के अंदर क्या 3 मेजर काइंड ऑफ इम्प्योरिटी मिलती है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का क्या मतलब है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो आपका डोमेस्टिक वेस्ट वाटर क्या होता है? आपका जो घर का गंदा पानी है, जो आपका होम से गंदा पानी निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। एंड आपको बोला है कि क्या 3 तरह की इम्प्योरिटीज आपके डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के अंदर मिलती है।
तो 3 तरह की क्या-क्या गंदगी आपको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के अंदर मिलती है, वो है कोलॉइड्स, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये 3 आपको गंदगी याद रखनी है, कोलॉइड्स, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। अभी क्या होता है ये एक बार देख लीजिए। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं जो टर्बिडिटी एंड कलर टू द वेस्ट वाटर देते हैं। मतलब आपका जो गंदा पानी है उसको टर्बिडिटी और उस गंदे पानी को कलर देने वाला काम करता है कोलॉइड। कोलॉइड के एग्जाम्पल में आप लिखोगे बैक्टीरिया, फीकल मैटर, ठीक है? जो भी आपके फीसेस हैं, मतलब जो भी आप वॉशरूम जाते हैं, ठीक है? तो वो जो वॉशरूम के जाके जो भी आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो, और आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल के अंदर आपके बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सब बैक्टीरिया आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ भी बाहर आ जाते हैं। तो वो सब मिलके अ, कोलॉइड इम्प्योरिटी को कंसिस्ट करते हैं। कोलॉइड क्या लिखोगे? कोलॉइड आर द स्मॉल पार्टिकल्स दैट इम्पार्ट टर्बिडिटी एंड कलर टू द वेस्ट वाटर। दूसरा है डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स के अंदर आएगा इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जैसे कि आयंस, मिनरल्स, सॉल्ट एज़ वेल एज़ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आपके घर के अंदर आप खाना बनाते हो, सॉल्ट यूज़ करते हो, जो आपका फ्रूट्स काटते हो तो उसके जो छिलके होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर में आएगा। आपकी सब्जियों के छिलके जो होते हैं वो सब ऑर्गेनिक मैटर में आएँगे, तो वो सब मिलके आपका डिसॉल्व्ड सॉलिड वाला वेस्ट बनाते हैं। तीसरा वेस्ट है जो इम्प्योरिटी है वो है सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होंगे वो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे, दीज़ आर द फाइन पार्टिकल्स जो आपके वेस्ट वाटर के अंदर होंगे, और ये पार्टिकल्स रिमूव हो जाएँगे ईज़िली बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, और इसके एग्ज़ाम्पल में आएगा क्ले, सैंड, सिल्ट, ठीक है? सस्पेंडेड सॉलिड्स के एग्ज़ाम्पल में। So these three type of impurities you should learn: colloids, dissolved solids and suspended solids. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन? रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो रीफॉरेस्टेशन क्या है? रीफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनरेटिंग और रीप्लांटिंग फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है? मतलब नए फॉरेस्ट को उगाने का जो प्रोसेस है उसको बोला है रीफॉरेस्टेशन। जैसे कि ये देखिए इस डायग्राम में पूरा जो ज़मीन है वो खाली पड़ा है और एक प्लांट को उगाने का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो जैसे एक प्लांट उगाएँगे और प्लांट उगाएँगे और कई सालों के बाद एक यहाँ पे फॉरेस्ट खड़ा हो सकता है। तो रीफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम रीजनरेट करते हैं या फिर रीप्लांट करते हैं, दोबारा से नए प्लांट लगाते हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में जो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो गए हैं। ठीक है? उन जगह पे जाके जब हम फॉरेस्ट एरियाज़ जो डिस्ट्रॉय हो गए, वहाँ पे जाके जब हम खुद से ह्यूमन बीइंग्स प्लांट उगाते हैं, उसको बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनीकाइंड। बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड मतलब हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये किया जाता है। रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन शेयर द सेम मीनिंग। रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन का सेम मतलब है, दैट इज़ एफॉरेस्टेशन इज़ अनदर नेम गिवन टू रीफॉरेस्टेशन। ठीक है? ओकेजनली फॉरेस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू रीजनरेट ड्यू टू द ट्रीज़ इन द सराउंडिंग। ओकेजनली फॉरेस्ट के पास कैपेबिलिटी होता है टू रीजनरेट। कैसे कैपेबिलिटी होता है? ड्यू टू द ट्रीज इन द सराउंडिंग और ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ सीड्स। ठीक है? फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज वगैरह हो रहते हैं तो अपने आप फॉरेस्ट में क्या है ना, सीड वगैरह खुद से जमीन के अंदर चले जाते हैं और वहां से अपने आप ही उग जाते हैं। तो फॉरेस्ट के पास वो कैपेबिलिटी ऑटोमैटिकली नेचुरली रहती है, जनरली। ठीक है? लेकिन कई बार नहीं उगते हैं तो वहां पे जब मैन आके खुद से उगाता है दैट इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका वेरी शॉर्ट का। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशन? बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात की है और पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ट्रीट करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, पहले आपको ये याद रखना है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ये अपने आप नेचुरली नेचर में जाके खुद से डिग्रेड नहीं होगा। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको नहीं खा पाएँगे, इनको डिग्रेड नहीं कर पाएँगे जो आपके नेचर और सॉइल के अंदर ऑलरेडी प्रेज़ेंट है नेचुरली। तो वहाँ पे आपको ह्यूमन बीइंग्स को कुछ ना कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे सो दैट वी कैन ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब वो तरीके क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई-वेस्ट इज़ रेफर्ड टू एज़ डिस्कार्डेड और डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। डैमेज्ड और डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं, जैसे फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टेलीविज़न, प्रिंटर्स। ठीक है? फ़ोन, लैपटॉप, टेलीविज़न, प्रिंटर्स इन सबको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको ई-वेस्ट दिखा रखा है। एंड ई-वेस्ट ना किस-किस
मिनरल या फिर मेटल से मिलके बनता है। आपको यहाँ पे टीवी दिखा रखा है, वॉशिंग मशीन दिखा रखा है, फ़ोन दिखा रखा है, कूलर दिखा रखा है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। इनके अंदर कौन-कौन से मटेरियल होते हैं? पीबी, लेड होता है, ये देखिए पीबी है, ठीक है? सिलिकॉन होता है, एसबी होता है, आर्सेनिक होता है, आपका मरकरी होता है, एजी, एजी सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, बी, ये सब आपका मिलके ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनाते हैं। अब मैनेजमेंट क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मर्करी, कैडमियम एंड लेड जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये हमारी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये हम पहले भी पढ़े हैं। तो हम क्या करें, इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बरी कर दें लैंडफिल्स के अंदर, या फिर बर्निंग देम विद हजार्डियस टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अगर हम इनको बर्न कर देंगे, तो इनसे जो भी मिनरल्स आपके एयर में रिलीज होंगे, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे टू इनहेलेशन, ठीक है? तो हमारी बॉडी को डैमेज कर देंगे, इसलिए इनको बर्न नहीं किया जाता है, इनको ना बरी कर दिया जाता है। गड्ढा खोदो, गड्ढे के अंदर इनको डालो और गड्ढा बंद कर दो, तो लैंडफिल्स कर दिए जाते हैं। दूसरा, फर्दरमोर दीज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंटेन ट्रेस अमाउंट्स ऑफ मेटल्स, जैसे निकल, गोल्ड, कॉपर, ये सब इनके अंदर होता है, व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन। कई बार निकल, गोल्ड, कॉपर भी होता है इनके अंदर जो दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो रिसाइक्लिंग तो बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, ठीक है? ट्रीटमेंट में रिसाइक्लिंग करेंगे और लैंडफिल करेंगे, ये 2 चीज़ आप लिख के आओगे, ठीक है? तो students, we are done with very short answer type of questions, and from next session we will start with short answer type of questions, एंड शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के तुरंत बाद हम करेंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन, अच्छे से पढ़ के आना, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।